चलिए, तो आगे बात करेंगे। विजन आईएएस की जो मैगजीन आती है, वो इस जनवरी मंथ की क्वालिटी और गवर्नेंस वाली जो पार्ट होते हैं उसके ऊपर क्या है। इसमें सबसे पहला जो न्यूज़ है हम लोग का वो है कि भारत में अधिकरण प्रणाली, ये क्यों न्यूज़ में आया ये देखते हैं इसको। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि अधिकरण जो है हमारे ट्रिब्यूनल सरकार को नीति निर्माण के लिए निर्देश नहीं दे सकते। थोड़ा सा हम आते हैं इसके बाद पे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करें कि अधिकरण प्रणाली का विकास क्रम अगर हम देखें तो 1941 में सबसे पहले अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी। आयकर अपील अधिकरण की स्थापना, यह भारत के पहले अधिकरण थे। अच्छा, अधिकरण का मतलब बता दें कि ये अर्ध न्यायिक, वो नीचे आएगा, फिर इसे छोड़िए। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने माना कि उच्च न्यायालयों में लोक सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 323 ए और 323 बी शामिल किए गए। इनमें अधिकरण की स्थापना से संबंधित प्रावधान किया गया। 1980 के दशक से अगर बात करें तो अलग अलग अधिनियमों के तहत कई अधिकरण की स्थापना की गई। इनमें प्रशासनिक मामले के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के लिए या निर्णयों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण आदि शामिल थे। 2017 में वित्त अधिनियम 2017 द्वारा अधिकरण प्रणाली को पुनर्गठित किया गया। इसके माध्यम से एक जैसे कार्य करने वाले अधिकरणों का विलय कर दिया गया। अधिकरणों की संख्या 26 से घटाकर 19 कर दी गई। इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को इन अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए पात्रता, नियुक्ति, पद से हटाने और सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने की शक्तियां सौंप दी गई। 2017 2021 में फिर क्या हुआ कि अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 बना। इस अधिनियम के कुछ अधिकरण जैसे कि फिल्म प्रमाण अपीलीय अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड को भंग कर दिया गया और उनके कार्यों को मौजूदा न्यायिक संस्थाओं यानी मुख्य रूप से उच्च न्यायालय को सौंप दिया गया। इस अधिनियम के कुछ अधिकरणों में अनेक पदों को नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव भी किए गए। अब आते हैं ये अभी अधिकरण के मामले में। अच्छा, न्यूज क्या है मतलब, वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सशस्त्र बल अधिकरण अधिकरण यानी कि आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल के उस निर्देश को रद्द कर दिया जिसमें सरकार को जज एडवोकेट जनरल के पद को भरने के लिए नीति निर्माण बनाने को कहा गया था। जज और एडवोकेट भरने के लिए एएफटी की स्थापना 2017 में हुई थी, अधिनियम के दिन की गई थी। एएफटी अधिनियम थल सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायु सेना अधिनियम 1950 के अधीन आने वाले क्रमिकों से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एएफटी का प्रावधान करता है। इन विवादों में सर्विस कमीशन, नियुक्ति, नामांकन और सेवा शर्तों से संबंधित विवाद शामिल है। इसके अलावा यह उपयुक्त अधिनियमों के तहत सेना न्यायालयों के आदेशों, निष्कर्षों या दंडादेशों के खिलाफ अपील तथा उनसे संबंधित अन्य विषयों को भी संबंधित करता है। इधर बात करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। इस कारण किसी भी अधिकरण को सरकार को नीति तैयार करने का निर्देश देना कानूनी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नीति निर्माण करना न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अधिकरण प्रणाली के बारे में। प्रकृति किससे है इसकी, तो अर्ध न्यायिक अधिकरण, अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल निकाय है ये। इसका उद्देश्य न्यायपालिका पर मुकदमों का भार कम करना। इसके अलावा अधिकरणों में तकनीकी विषयों से जुड़े मामलों के निपटान के लिए
विषय विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं, जिससे फैसला सुनाना आसान हो जाता है। संवैधानिक मान्यता की बात करें अगर इसकी, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 323 ए और 323 बी भारत के संविधान में जोड़ा गया था। 323 ये बोलता है कि संसद को लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों के निपटान के लिए प्रशासनिक अधिकरण गठित करता है। किसके लिए? लोक सेवकों की भर्ती और उसकी सेवा शर्तों से संबंधित मामलों गठित करने का ही कार्य। संसद केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिकरण का गठन कर सकती है। संसद जो है ना, संसद केंद्र और राज्य, संसद केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अधिकरण का गठन करेगी, राज्य नहीं गठन करेगा। 323 बी में है कि इसके तहत अन्य विषयों जैसे कराधान, भूमि सुधार इत्यादि के अधिकरणों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन विषयों के लिए संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर अधिकरणों का गठन कर सकता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि 323 बी के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही अनन्य अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर अधिकरण का गठन कर सकते हैं। ये 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 323 बी जो है ये मेरा, उसमें क्या है कि कराधान और भूमि सुधार इत्यादि से अधिकरण बना सकते हैं, तो इस पे राज्य भी कानून बना सकता है। अधिकरणों की संरचना कैसी होनी चाहिए? तो पारंपरिक अदालतों के विपरीत, पारंपरिक अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जनपद न्यायालय, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब पारंपरिक अदालतों के विपरीत अधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के साथ साथ विशेषज्ञ सदस्य, न्यायिक सदस्य भी होंगे और विशेषज्ञ सदस्य भी होंगे, यानी तकनीकी सदस्य भी नियुक्त किए जाएंगे। सिर्फ न्यायिक सदस्य नहीं, सिर्फ वकील या फिर लॉ के जानकार नहीं, इसमें विशेषज्ञ भी नियुक्त किए जाएंगे। क्षेत्राधिकार क्या होगा उनका? तो प्रत्येक अधिकरण को उनकी विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र, जो भी जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो अपने घोषित क्षेत्र, विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई करने और निर्णय लेने के विशिष्ट क्षेत्राधिकार दिया गया है। कुछ अधिकरणों के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। इसका अर्थ ये है कि वे अधिकरण अपने से नीचे प्राधिकरण या प्राधिकारियों या सरकारी निकाय द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं। अपील की बात करें तो सामान्यतः अधिकरण के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधी हाईकोर्ट में जाती है, संबंधित हाईकोर्ट में जाती है। हालांकि कुछ ऐसे कानून भी है जिनके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अधिकरण से कुछ फैसला सुनाया गया, तो उसके खिलाफ अगर आपको अपील करना है तो आपको हाई कोर्ट में अपील करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मामले हैं जिनको डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं। चंद्र कुमार वाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकरणों के फैसले के खिलाफ संबंधी हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील करने की अनुमति प्रदान की थी। मतलब ऐसा था, जब अधिकरण का निर्माण हुआ तो उस समय इसकी अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में करनी थी। अब ये तो हाई कोर्ट का जो पावर है उसका उल्लंघन हो रहा है, इसलिए चंद्र कुमार वाद 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि संबंधित हाई कोर्ट जो भी किसी भी स्टेट में हो, तो उससे संबंधित हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। वर्तमान अधिकरण हाई कोर्ट के विकल्प और हाई कोर्ट के अधीनस्थ दोनों के रूप में स्थापित किया गया। अधिकरण का महत्व तो बहुत है। सबसे पहले की विशेषज्ञता होती है, शीघ्र समाधान हो जाता है, कार्यभार कम करना, पहुंच बहुत लोगों तक, सेवा मामलों में दक्षता होती है। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। बात करें विशेषज्ञता की, तो अधिकरण में मामलों का निपटारा प्रासंगिक कानूनी और तकनीकी मुद्दों पर गहरी समझ रखने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है। इससे न्यायिक विशेषज्ञता सुनिश्चित होती है।
प्रासंगिक, कानूनी और तकनीकी दोनों मिले, जिससे न्यायिक विशेषज्ञता सुनिश्चित होती है। शीघ्र समाधान, यह व्यवस्था उन क्षेत्रों यथा सेवा मामले, कर विवाद, पर्यावरणीय मुद्दे आदि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जहां समय पर निर्णय देना जरूरी होता है। कार्यभार को कम करना, विशेष प्रकार के मामलों का निपटारा करके अधिकरण पारंपरिक न्यायालयों के कार्यभार को कम करते हैं। साथ ही इससे न्यायालयों में लंबित मामलों से निपटान में मदद मिलती है। पहुंच की बात करें तो भौगोलिक रूप से अधिकरणों और इनकी पीठ देश भर में स्थापित किया गया है। सेवा मामले में दक्षता, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसे प्रशासनिक अधिकरण सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा संबंधी मामलों का निपटान शीघ्रता से करता है। अधिकरण से संबंधित चिंताएं क्या है, क्या चिंता है इससे related? स्वतंत्रता का अभाव है इसमें। आलोचकों का तर्क है कि कुछ अधिकरण पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति प्रायः सरकार के द्वारा की जाती है, इसलिए इससे अधिकरण द्वारा निर्णय लेने की दक्षता पर अनुचित प्रभाव या सरकार द्वारा हस्तक्षेप होने की संभावना बनी रहती है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्यों की कमी शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी किया था। नियुक्ति चयन समिति में न्यायिक पृष्ठभूमि के सदस्यों की कमी शक्ति के पृथक्करण को उल्लंघन करना है। लंबित मामले, उदाहरण के लिए 2021 में AFT में 18,239 मामले लंबित थे। मतलब हम लोग ट्रिब्यूनल को लेके आए थे न्याय को स्पीडी करने की, और ये तो फिर से इतने इतने मामले पेंडिंग है। AFT क्या था हमारा, कौन सा ट्रिब्यूनल था? एयरफोर्स आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल था। अधिकरण और अदालतों में लंबित मामलों के बढ़ने का तरीका एक प्रमुख कारण मानव संसाधनों की कमी है। कार्यकाल की ओर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पुनर्नियुक्ति जैसे प्रावधान सहित अधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल कम अवधि का होता है, जो न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभाव का नियंत्रण वृद्धि करता है। प्रक्रियाओं में एक रूपता का अभाव है। अलग अलग अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में काफी अंतर होता है। इससे कानूनी सिद्धांतों को लागू करने में असंगतता और वादियों के लिए संभावित भ्रम पैदा होता है। ओवरलैपिंग की समस्या, क्षेत्राधिकार का अतिव्यापन, अधिकरणों की स्थापना से नियमित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन हुआ है। नियमित न्यायालयों, तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जनपद न्यायालय, इसके कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और संभावित संघर्ष पैदा होते हैं। तकनीकी सदस्यों के संबंध से में चिंताएं, कुछ अधिकरण में तकनीकी सदस्यों में कानूनी योग्यता का अभाव होता है। तो ये सारे क्या हमारे मुद्दे हैं। आगे की राह क्या होनी चाहिए हमारी, तो स्वतंत्रता में वृद्धि, अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने के लिए एक तंत्र बनाया जाना चाहिए। साथ ही उनके कार्यकाल को विधायी और कार्यकारी हस्तक्षेप से पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, अधिकरण की का प्रशासन क्रमिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर स्थायी समिति 2015 ने भारत में सभी अधिकरणों के प्रशासन के लिए
राष्ट्रीय अधिकरण आयोग एनटीसी नामक एक स्वतंत्र निकाय के निर्माण की सिफारिश की थी। 2020 में शीर्ष न्यायालय ने अधिकरणों में नियुक्तियों के साथ साथ इनके कामकाज और प्रशासन की निगरानी के लिए एनटीसी के गठन पर भी बल दिया था। समय पर नियुक्तियां मामले को निपटाने में होने वाली देरी को रोकने और संचित कार्यभार को कम करने के लिए अधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता है। एक नए कानून के अधिनियमन के बाद जो नए मुद्दे सामने आएंगे वहां न्यायिक प्रभाव मूल्यांकन सहायता प्रदान कर सकता है। क्षेत्राधिकार संबंधी सीमाएं नियमित अदालतों के अति व्यापन और विरोधाभासी फैसलों से बचने के लिए प्रत्येक अधिकरण के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और योग्यताएं यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अधिकरण के तकनीकी सदस्य के पास पर्याप्त कानूनी योग्यताएं हों। साथ ही सदस्यों को कानूनी सिद्धांत सिखाने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाने चाहिए। इससे कानूनी मामलों के बारे में बेहतर समझ होगी। पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, फाइनेंस ऑफ पंचायती राज, ये क्यों न्यूज में था? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 2021 से लेके 22-23 के लिए पंचायती राज के वित्तीय स्थिति पर चर्चा की गई है। एक सेकंड, क्या हो गया ये? हाँ, कहाँ थे हम लोग? हाँ, थोड़ा ये देख लेते हैं, विकास के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का महत्व क्या है। सामाजिक बुनियादी ढांचे का निर्माण, सरकारी योजनाओं को लागू करने में तेजी आती है, सतत विकास लक्ष्यों को हस्तांतरण स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलता है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान समय में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। ये स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विकास के लिए जानकारी का प्राथमिक तथा विश्वसनीय स्रोत है। रिपोर्ट के बारे में बात करें तो पंचायती राज संस्थान और उनके वित्त के बारे में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसके द्वारा सामान्यतया पीआरआईज का त्रिस्तरीय गठन करके इन्हें संस्थागत रूप प्रदान किया गया। इनमें या इन्हें निम्नलिखित तरीकों से संस्थागत रूप दिया गया। भारतीय संविधान की भाग 9 के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। चूंकि पंचायतें स्थानीय सरकार से संबंधित है, इसलिए ये राज्य सूची का विषय है। पीआरआईज की संख्या अक्टूबर 2023 तक के आंकड़े के अनुसार भारत के कुल 2.62 लाख पंचायती राज संस्थाएं हैं। इनमें से 2.55 लाख, लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें और 6,707 मंडल पंचायतें और 6.65 जिला परिषदें हैं। अनुच्छेद 243H पंचायत के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान। 243H राज्य का विधानमंडल कानून पारित करके राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान कर सकता है। राज्य विधानमंडल कानून पारित करके राज्य की संचित निधि से अनुदान का प्रावधान कर सकता है। यह पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने की एकत्र करने एवं आवंटित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 243H।
243I, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें करने हेतु हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। 243I और अनुच्छेद 233 का भी केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का कर्तव्य है कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश करे। राज्य संचित निधि की पूर्ति के लिए राज्य संचित निधि को बढ़ाने हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। अगर पंचायती राज के लिए अगर वित्त स्रोत की बात करें तो राजस्व के आंतरिक मतलब स्वयं के जो स्रोत हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व की बात करें तो भूमि यानी कृषि भूमि के अलावा भवन दोनों अथवा दोनों पर संपत्ति कर, निजी शौचालय पर कर, प्रकाश कर लाइट पे, पंचायत क्षेत्र में व्यवसायों या वृत्ति करने वाले व्यक्तियों पर कर इत्यादि शामिल है इसमें। और गैर कर राजस्व पंचायत क्षेत्र में विक्रय के लिए बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार कर और पंचायत क्षेत्र में पशुओं के विक्रय के पंजीयन पर शुल्क लगाकर इत्यादि से कमाया जा सकता है वित्त के स्रोत। केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के धन का अंतरण शर्तों के तहत दिया गया अनुदान ये है कि स्वच्छता, शिक्षा आदि जैसे विशिष्ट उद्देश्यों या क्षेत्रों के लिए निर्धारित। गैर शर्त अनुदान, सामान्य प्रयोजन अनुदान, ये अनुदान विशिष्ट शर्तों या प्रतिबंधों के बिना दिए जाते हैं। इनका उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिए किया जा सकता है। प्रदर्शन आधारित अनुदान केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश और विशिष्ट प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर पीआरआईज को अतिरिक्त धनराशि दी जाती है। विशेष श्रेणी अनुदान, ये अनुदान अतिरिक्त वित्तीय सहायता के तौर पर दिए जाते हैं। ये विशिष्ट क्षेत्रीय ये संदर्भों में पीआरआईज के अनूठी चुनौतियों या विशेष जरूरतों का समाधान करने के लिए दिए जाते हैं। अन्य स्रोत की बात करें तो मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अंतरित निधि और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों से दिए जाने वाले अनुदान। तो ये तो मतलब क्या क्या स्रोत हैं वो चीज हमने बात की है। अब बात करते हैं कि चुनौतियां क्या है, वित्त से जुड़ी चुनौतियां क्या है इसमें। तो हम बात तो हम बात कर रहे थे कि पीआरआई से जुड़ी चुनौतियां। सबसे पहले तो संरचनात्मक चुनौती है। आवंटन वित्तीय संसाधन जो है अपर्याप्त है। ये वित्तीय संसाधन के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर अत्यधिक निर्भर है। इसके अलावा खराब अवसंरचना पीआरआईज के कामकाज में बाधा डालती है। पीआरआईज राजस्व का लगभग 95% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में मिलता है। डेटा असंगति, पीआरआईज की आय और व्यय के पर डेटा की कमी है तथा मानकीकृत प्रारूपों में डेटा बनाए रखने के लिए कुशल कर्मचारी का भी अभाव है। इसके कारण पीआरआईज के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करना काफी कठिन कार्य है। गौरव मतलब है कि 19-20 के लिए केवल 46% ग्राम पंचायतों हेतु ही लेखा परीक्षा रिपोर्ट्स तैयार की गई थी। स्वयं के राजस्व के सीमित स्रोत, पंचायतों के स्वयं के राजस्व स्रोत सीमित हैं। इनमें मुख्य रूप से संपत्ति कर, शुल्क, जुर्माना आदि शामिल है। पीआरआईज के लिए स्थानीय कर राजस्व सृजन में अग्रलिखित चुनौतियां विद्यमान है। सीमित कर आधार,
प्रशासनिक और संरचना की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारी का अभाव है, नए कर लागू करने के लिए अस्पष्ट दिशा निर्देश इत्यादि। भ्रष्टाचार की बात करें तो पीआरआईज में व्यक्तिगत लाभ के लिए निधियों का दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं। इसके कारण पीआरआईज को अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में बाधा उत्पन्न हुई है। उदाहरण के लिए विजयवाड़ा में पंचायत निकाय और उच्च अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना ग्राम पंचायत खाते से 1.58 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए लगभग निकाल दिए गए थे। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर एक संसदीय अस्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार केवल 9 राज्य नियमित रूप से स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कर रहे हैं और इनमें भी केवल 2 ही सक्रिय हैं। पीआरआईज के वित्तीय स्थिति सुधार के लिए की गई पहले। ई ग्राम स्वराज, यह एक पोर्टल है। इसे पंचायतों को विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह पीआरआईज के लिए धन के अधिक अंतरण में मदद करता है। साथ ही यह उच्च प्राधिकारियों को निधि की प्रभावी निगरानी के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP, यह ग्राम पंचायत के लिए योजना तैयार करने का एक तंत्र है। हर साल इसका आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभी ग्राम पंचायतों और अन्य स्थानीय स्वशासन निकायों में भी किया जाता है। इसके अंतर्गत जन योजना अभियान के तहत सभी की भागीदारी में ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाती है। क्षमता निर्माण पंचायत सशक्तिकरण अभियान, इसके तहत राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि निर्वाचित प्रतिनिधि विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन सहित अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से व कुशलता से संपन्न करने में सक्षम हो सके। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय गवर्नेंस के लिए पीआरआईज की क्षमताओं को मजबूत करना है। इससे वे स्थानीय विकास की जरूरत के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकती है। साथ ही वे सतत विकास लक्ष्यों SDG से जुड़ी स्थानीय समस्याओं के संधारणीय समाधान को साकार करने के लिए उपलब्ध संसाधनों की कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकती है। क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि वित्तीय सुधार के लिए लागू की गई पहल, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षमता निर्माण पंचायत सशक्तिकरण अभियान और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। आगे की राह क्या होनी चाहिए? आगे की राह बजटीय सहायता, उसके बाद हम बोले तो कौशल विकास, जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाना और स्टेट फाइनेंस कमीशन को मजबूत करना और जागरूकता। लास्ट में जागरूकता हम लोग हमेशा देंगे। बजटीय सहायता क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पीआरआईज की उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्राप्त वित्तीय संसाधन आवंटित करने चाहिए। इसके अलावा पीआरआईज के विविध वित्त पोषण स्रोतों के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। कौशल विकास, पीआरआईज के सदस्यों के वित्त प्रबंधन कौशल में बढ़ोतरी करनी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। इससे निधि का प्रभावी और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित होगा। जवाबदेही, निधि के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सख्त वित्तीय जवाबदेही अपनानी चाहिए। साथ ही नियमित और स्वतंत्र लेखा परीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए तथा पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करने चाहिए।
स्टेट फाइनेंस कमीशन को मजबूत करना। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाना चाहिए। इनकी रिपोर्ट नियमित रूप से राज्य विधायिका के समक्ष पेश की जानी चाहिए। यह कदम पीआरआईज की वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकता है और इन्हें अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद कर सकता है। जागरूकता। स्थानीय स्वशासन प्रक्रियाओं में पीआरआईज की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित करनी चाहिए और साथ ही उनके कार्यों और महत्व के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता का प्रसार भी करना चाहिए। अगला टॉपिक है मेरा कि स्ट्रीट वेंडर्स जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियम अधिनियम 2014। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियम अधिनियम 2014 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की धीमी गति का उल्लेख किया है। अन्य संबंधित तथ्य के बारे में बात करें, इस दौरान एक संशोधित पैसा पोर्टल डैशबोर्ड और पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल भी शुरू किया गया है। पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस पैसा पैसा इस प्रकार का पोर्टल है। इसे पीएम स्वनिधि स्वरोजगार कार्यक्रम आदि के तहत पात्र लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी की प्रोसेसिंग के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। इसके संबंधित तथ्य बात करें तो इस दौरान एक संशोधित पैसा पोर्टल डैशबोर्ड और पीएम स्वनिधि मिशन मॉनिटरिंग पोर्टल भी शुरू किया गया है। पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस एक प्रकार का पोर्टल है। इसे पीएम स्वनिधि स्वरोजगार कार्यक्रम आदि के तहत पात्र लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी की प्रोसेसिंग के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करते हुए डिजाइन किया गया है। भारत की स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो किसी सड़क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी जगह पर अस्थायी रूप से निर्मित संरचना जैसे दुकान, ठेला, रेड़ी, पटरी आदि से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर वस्तुओं सामानों की बिक्री करने वाले को स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। भारत में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स हैं। भारत में स्ट्रीट वेंडर्स की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, लगभग 8.5 लाख। 38 लाख से अधिक वेडिंग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और 43,000 से अधिक टाउन वेडिंग समितियों का गठन किया गया है। 1,300 से अधिक वेंडिंग मार्केट स्थापित किए जा चुके हैं ऑलरेडी। स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 की मुख्य विशेषताएं क्या है इसमें? स्ट्रीट वेंडर्स के कुछ अधिकार दिए गए थे इसमें, के कर्तव्य भी है। टाउन वेडिंग समितियां से कुछ स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण, वेंडर्स की संख्या पर अधिकतम सीमा और शिकायत निवारण समिति के बारे में भी बात की गई थी। तो एक एक को एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 जो था उसकी विशेषताएं क्या थी। तो स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर यानी पथ विक्रेता को वेडिंग विक्रय प्रमाण पत्र में उल्लेखित नियमों और शर्तों के अनुसार स्ट्रीट वेडिंग गतिविधियां संचालित करने का अधिकार है। स्ट्रीट वेंडर्स के कर्तव्य, वेंडर्स को प्रतिदिन उसे दी गई समयावधि के अंत में अपना सामान और माल हटाना होगा। सबसे पहले इस ये स्ट्रीट वेंडर्स का कर्तव्य है कि अपना सामान और माल को हटाना होगा वहां से। वेंडिंग जोन या आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखनी होगी। वेंडिंग जोन में नागरिक सुविधाओं और सार्वजनिक संपत्तियों को बेहतर स्थिति बनाए रखना होगा। स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित नागरिक सुविधाओं और सुख साधनों के लिए रख रखाव शुल्क का भुगतान करना होगा।
टाउन वेंडिंग समितियां अधिनियम में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में इनका गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये समितियां किसी शहर में वेंडिंग जोन की गणना, पहचान और आवंटित काम करेगी। टीवीएस टाउन वेंडिंग कमिटीज को मिश्रित रूप से गठित किया जाने के प्रावधान किया गया है। इनमें कम से कम 40% निर्वाचित सदस्य स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, जिनमें से 1/3 महिला होगी। स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण, यह कार्य चिन्हित किए गए वेंडर्स को वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक 5 साल में कम से कम एक बार किए जाने का प्रावधान किया गया है। वेंडर की संख्या पर अधिकतम सीमा, यह संबंधित वेंडिंग जोन में वेंडर्स के समायोजित करने के लिए वार्ड या जोन या कस्बे या शहर की आबादी का 2.5% निर्धारित की गई है। शिकायत निवारण समिति, इनका गठन राज्यों द्वारा किया जाना, समितियों की अध्यक्षता एवं सेवानिवृत्ति न्यायिक अधिकारी करेगा। इनका काम स्ट्रीट वेंडर्स की शिकायतों को निष्पक्ष जांच करना है। आगे हम बात करें तो जब्त किए गए माल को वापस करने की अवधि, देरी से खराब होने वाले माल के मामले में माल दावे के 2 कार्य दिवसों के भीतर वापस दिया जाना, वही जल्दी खराब होने वाले माल के मामले में माल के दावों को उसी दिन वापस किया जाना। ये कौन सा टॉपिक आ गया भाई? अच्छा, शिकायत निवारण सेवानिवृत्ति। अच्छा अच्छा। अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां, क्या चुनौती है इसमें? और समान कार्यान्वयन हो रहा है इसका। दूसरी नंबर बात, वेंडर्स की अधिकतम संख्या है, जितना सुनिश्चित किया उससे ज्यादा। रेलवे की भूमि और उसके परिसर को शामिल ना करना, एक रूपता का अभाव है इसमें। कानून बन जाने के 1 दशक बाद भी केवल 17 राज्यों ने ही स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए शिकायत निवारण समितियों का गठन किया है। कई शहरी स्थानीय निकायों में तो अब तक टीवीसीएस का गठन ही नहीं किया गया है। इसके अलावा कई राज्यों में मौजूदा टीवीसीएस में स्ट्रीट वेंडर्स का उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं है। वेंडर्स की अधिकतम संख्या, अधिनियम के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स की अधिकतम संख्या शहर की कुल आबादी का 2.5% निर्धारित की गई। यह संख्या दिल्ली, मुंबई जैसे शहर और महानगरों में काफी कम है। रेलवे की भूमि और उसके परिसर को शामिल न करना, यह अधिनियम केवल स्वामित्व और नियंत्रण वाले किसी भी भूमि परिसर और ट्रेनों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम रेलवे के स्वामित्व और नियंत्रण वाली किसी भूमि परिसर और ट्रेनों पर लागू नहीं होता है, जो वेंडर्स के लिए एक बड़ा व्यावसायिक क्षेत्र है। एक रूपता का अभाव है। वर्तमान में स्ट्रीट वेंडिंग को राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित नगर पालिका कानून के तहत विनियमित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इस अधिनियम के कार्यान्वयन में एक रूपता की कमी है। उदाहरण के लिए बृहत बृहन मुंबई नगर निगम ने 2022 तक अधिवास प्रमाण पत्र के आधार पर वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किए थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पर। ज्ञात है कि 2014 के अधिनियम के तहत अधिवास वेंडिंग प्रमाण पत्र के लिए मानदंड नहीं है। आगे की राह क्या हो सकती है अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए? अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए फिर हम देखेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, कल्याण के लिए वेंडर्स की संख्या की सीमा में संशोधन। इसमें शहर की प्रकृति के अनुरूप स्ट्रीट वेंडर्स के नवीनतम संरक्षण के अनुसार वृद्धि की जानी चाहिए। पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका पर प्रभाव डालने वाले किसी भी नीतिगत फ्रेमवर्क पर
निर्णय लेते समय स्ट्रीट वेंडर्स और टीवीसीएस को हितधारकों के रूप में सम्मिलित करना चाहिए। रेलवे स्टेशनों के पास वेंडिंग जोन का निर्माण, इस कदम से वेंडर्स के लिए अधिक अवसर सृजित होंगे, साथ ही अधिनियम का अधिक सुसंगत कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ एकीकरण, स्मार्ट सिटीज परियोजनाओं पर विचार विमर्श और निर्माण में स्ट्रीट वेंडर्स को शामिल किए जाने की जरूरत है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के रूप में मॉडल वेंडिंग जोन स्थापित किए गए। इस तरह के नवाचारी कदम राज्यों द्वारा भी उठाए जाने चाहिए। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए एक ऐसा स्मार्ट कार्ड बनाने की आवश्यकता है जिसमें वेंडर्स आईडी कार्ड या वेंडिंग प्रमाण पत्र दोनों का विवरण हो। पुलिस बल और स्थानीय निकाय प्राधिकरण अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम को शामिल करना चाहिए। इससे वे स्ट्रीट वेंडर्स के प्रति संवेदनशील बनेंगे और उन पर कठोर कार्रवाई करने से बचेंगे। प्रत्येक टीवीसी द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स चार्टर प्रकाशित करना चाहिए। इसमें उस समय को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जिसके भीतर वेंडिंग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, नवीनीकृत किया जाएगा और अन्य गतिविधियां संपन्न की जाएगी। अगला टॉपिक है मेरा कि प्रशासनिक सुधारों के लिए पुनरुत्थान योजना। तो ये और जो शॉर्ट न्यूज है, इसके बाद एक और टॉपिक है हमारा जिसको हम लोग बोलेंगे दोहरी नागरिकता, और उसके बाद शॉर्ट न्यूज, उसको एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।